मैं नहीं जानती कि कौन मेरी इस वीडियो को देख रहा होगा, लेकिन अगर आप इस संदेश को देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो शायद मैं अब तक मर चुकी होंगी। मैं जानती हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रामा कर रही हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ चल रही है, एक काला गहरा सच। और क्योंकि अब मुझे इसके बारे में पता चल चुका है तो मुझे नहीं लगता कि अब वो मुझे यहाँ से जिंदा निकलने देंगे। मैं उन्हें सुन सकती हूँ, वो बाहर मेरा शिकार करने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। यहाँ बहुत ही अंधेरा है, मैं एक अलमारी में छिपी हुई हूँ और मैं नहीं जानती कि मेरे पास कितना वक्त बचा है, इसलिए ठीक है। गहरी सांस। अभी आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई पागल हूं, और शायद मैं हूं भी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप मुझे सुने, ठीक है? प्लीज बस मेरी बात सुन लो। मेरा नाम एबिगेल वॉल्टर है, मैं 17 साल की हूं और मैं विलियम डेविस हाई में पता है क्या, ये सब बातें जरूरी नहीं है। मेरे पास आपको सारी डिटेल्स बताने का वक्त नहीं है। मैं कोशिश करती हूं और सिर्फ ये बताने पर फोकस करती हूं कि मैं यहां पहुंची कैसे। विंटर ब्रेक्स आ गई और हमारा स्कूल कुछ हफ्तों के लिए बंद हो गया। सभी लोग बहुत उत्सुक थे। मेरा मतलब है कि क्रिसमस के लिए कौन उत्सुक नहीं होता। चमचमाती लाइट्स, बर्फ, मैरिया कैरे। मैं पूरी उम्मीद लगाकर बैठी थी कि छुट्टियों में बहुत मजा आने वाला है, जब तक आखिरी हफ्ता नहीं आया। तो मैं अपनी मॉम के साथ अकेली रहती हूँ और हमेशा से रही हूँ, जहां तक मुझे याद है। मेरे डैड एक पियक्कड़ थे जो मेरे पैदा होने के कुछ सालों बाद भाग गए, और तब से सिर्फ मैं और मेरी मॉम ही एक दूसरे का सहारा रहे हैं, और हम हमेशा एक साथ क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन इस बार चीजें कुछ अलग थी। कुछ महीनों पहले ही मेरी मॉम की शहर में एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ही अच्छी नौकरी लगी थी, और कंपनी ने उन्हें छुट्टियों में 2 हफ्ते की कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए शहर से बाहर बुलाया था। वो मुझे क्रिसमस पर अकेला छोड़कर उस कॉन्फ्रेंस के लिए दूसरे शहर चली गई। उन्होंने मुझे भी अपने साथ आने को कहा था, लेकिन छुट्टियों के समय में दूसरे शहर, वो भी एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए, ये सुनकर मुझे और भी बोरियत महसूस होने लगी। इसलिए मैंने मना कर दिया। न जाने मैंने उन्हें ऐसा क्यों कहा, काश मैंने ये ना कहा होता। लेकिन अब रोने से कोई फायदा नहीं है, आंसू मेरी जान नहीं बचा सकते। मुझे स्ट्रांग रहना होगा। ठीक है, लंबी सांसें। तो मेरी मॉम के जाने से पहले कैरोलीन बेकर हमारे घर एक रात डिनर पर आई। कैरोलीन, वेल, अब मैं नहीं जानती कि आखिर कैरोलीन है कौन। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। हम दोनों अपनी फ्रेशर्स पार्टी पर मिले थे और तब से हम पक्के दोस्त बन गए थे। वो सर्दियों की हर छुट्टी में अपने परिवार के साथ जंगल में बने उनके एक कॉटेज में वक्त बिताने जाती थी। उसके पेरेंट्स को शिकार करना पसंद था। उसने बताया था कि वो उसके परिवार का एक पुराना रिवाज है, ऐसा कुछ जो वो बरसों से करते आ रहे हैं। उन्होंने वहां एक छोटा सा सुंदर कॉटेज बनाया हुआ था, जहां वो कैंप भी लगाते थे। घर आने से पहले क्रिसमस की सारी छुट्टियां वहीं बिताते थे। इस बार कैरोलीन ने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। मेरी मॉम शहर में नहीं होने वाली थी और कैरोलीन ने मुझे उसके साथ आने को कहा। मेरे पास इससे बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं था। मेरी बेस्ट फ्रेंड और उसके परिवार एक साथ एक मजेदार क्रिसमस मनाने का मौका, और क्या चाहिए। आखिर इसमें क्या गलत हो सकता है? हम पिछले 1 घंटे से घर ढूंढ रहे हैं डैड, आखिर वो चुड़ैल है कहां? सब्र रखो मेरी बच्ची, वो अभी भी यहीं है। मुझे इस बात पर यकीन है। शायद आपसे इस बार कोई गलती हुई है, आपने कोई पुराना सेंट सूंघ लिया होगा। नहीं, ये उसकी खुशबू है। आप एक नौजवान के खून की खुशबू कभी नहीं भूल सकते। ये बहुत ही अलग होती है, बहुत ही ताजी। मेरा विश्वास करो, वो बहुत करीब है। ठीक है फिर, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाऊंगी अगर मैं अगले 30 घंटे और उसे ढूंढती हूँ और वो नहीं मिली तो, क्योंकि किचन में हमारा सूप ठंडा हो रहा है। सूप को तो हम दोबारा भी गर्म कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये, चलो, खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, आओ उसे ढूंढे। फ्यू। ये बहुत करीब था, वाकई बहुत करीब। मैं 21 तारीख की रात को घर से निकल गई। कैरोलीन मुझे घर से अपनी गाड़ी पर लेने आई थी। हम कुछ घंटों तक उसके घर में बातें करते रहे और उसके पेरेंट्स के काम से लौटने का इंतजार करते रहे। वो मुझे देखकर बहुत खुश थे, और अब मैं अगर उस वक्त को याद करूं तो उनकी खुशी कुछ अजीब ही थी। वो इतने ज्यादा उत्सुक थे जितना होने की जरूरत नहीं थी। अपने बच्चे के दोस्तों को देखकर पेरेंट्स अक्सर इतने खुश नहीं होते। लेकिन फिर वही कि मैं कैरोलीन के घर काफी समय के बाद आई थी, तो मुझे लगा कि इसलिए शायद वो मुझे देखकर, पता नहीं मुझे क्या लगा,
मुझे याद है जब मिसेस बेकर ने मुझे गले लगाए तो उन्होंने मेरे बालों को सूंघा, लेकिन उस वक्त मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि मिस्टर बेकर के पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, जैसे कि वो बहुत भूखे हों। मुझे पता होना चाहिए था कि वहां कुछ तो गड़बड़ चल रही है। काश मैंने उस समय कुछ बहाना कर दिया होता और उनके घर से बाहर निकल गई होती, लेकिन नहीं, मैं रुक गई। 22 तारीख की सुबह मिस्टर बेकर ने कहा कि हम जंगल में बने उनके कॉटेज में जाने के लिए निकलेंगे। कैरोलीन ने मुझे एक बार बताया था कि वो लोग अक्सर क्रिसमस की एक शाम पहले कॉटेज के लिए निकल जाते हैं, और इस बार हम जल्दी निकल रहे थे। ये मेरे लिए दूसरी चेतावनी थी। हम 3 दिन पहले निकल रहे थे। ये बहुत ही चिंता वाली बात थी। वो बहुत ही डेस्परेट थे। जब मैंने कैरोलीन से इस बदलाव के बारे में पूछा तो उसने कहा कि प्लान बदल गया है। कौन सा प्लान? मुझे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन फिर भी मैं पागलों की तरह उनके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। मुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं थी। मुझे याद है कि हमने एक कच्चा रास्ता लिया था और उस कॉटेज की तरफ मुड़ गए जिसे मैंने पहली बार देखा था। वो सड़क के आखिर में था। उसकी काली गहरी खिड़कियां ऐसे लग रही थी जैसे कोई लाश जगह जगह से सड़ गई हो। घर आने के रास्ते के बीच हुई बात मुझे आज भी याद है। काफी शांत जगह है ना? हाँ, तभी तो हमें इस जगह से प्यार है। शिकार के लिए एक बढ़िया जगह है। इस पॉइंट तक आते आते मैं समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। उन लोगों ने घर में मोमबत्तियां जलाई और मुझे डिनर टेबल तक ले गए। अगली चीज जो मुझे महसूस हुई वो थी मेरे सर पर किसी भारी चीज से किया गया वार। शायद वो एक भारी मोमबत्ती का स्टैंड था। दरअसल मैं जब बेहोश हुई तब तक मैं उस चीज को ठीक से नहीं देख पाई थी। कुछ समय बाद मेरी आंख खुली और मैं किचन में थी। एक टेबल पर मेरे हाथों पैरों को बांधा गया था और उस किचन में बहुत ही कम लाइट चल रही थी। अंधेरे में भी मैं कुछ ऐसी चीजें देख पा रही थी जो दूर से किसी इंसान के शरीर जैसी लग रही थी, जिन्हें मेरी तरह टेबल से बांधा गया था। उनमें से कोई भी हिल नहीं रहा था। मेरी सांसें मेरे गले में अटक गई। मैंने अपनी जगह पर ही हिलना शुरू कर दिया, लेकिन वो रस्सी टाइट थी। मिसेस बेकर हाथ में चाकू लिए उन्हें आपस में चलाते हुए किचन में आई। हमारी बेटी इस साल हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा शिकार लेकर आई है ना? हम हमेशा से ही तुम्हारा स्वाद चखना चाहते थे। हाँ, सच में तुम सूप में कितनी स्वादिष्ट लगोगी। मिसेस बेकर, ये अब क्या कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्रिसमस जल्दी आ गया है मेरी जान। शायद तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन जब हमारा काम खत्म हो जाएगा मुझे यकीन है कि तुम्हें अपने हिस्से की जिम्मेदारी से कोई एतराज नहीं होगा। वो पीछे मुड़ी और गैस पर रखे सूप को देखने लगी, जिसमें उन्होंने मीट के टुकड़े भी डाले हुए थे। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वहाँ क्या हो रहा है, मैं चुप हो गई। ये लोग मुझे खाने वाले थे। मिसेस बेकर दूसरे टेबल पर गई और पागलों की तरह बाकी चीजों को चाकू से काटने लगी। उनकी गैर मौजूदगी में मुझे एक मौका मिल गया। टेबल की एक टांग जिससे मैं बंधी हुई थी हिल रही थी। मैं हिलते हुए उसके संतुलन बिगाड़ने लगी। किस्मत से मैं अब दीवार के पास पहुंच गई थी। मैंने धीरे धीरे खुद को आगे पीछे किया और फिर आखिर में एक जोर का झटका देते हुए टेबल को एक तरफ गिरा दिया। टेबल दूसरी तरफ मुड़ गई और मैं अब तक उसी पर थी। उसकी एक टांग हल्की से टूट गई और रस्सी ढीली हो गई। जैसी मिसेस बेकर ने आवाज सुनी वो पीछे मुड़ी। वो किसी जानवर की तरह चिल्लाई और मेरे ऊपर हाथ में लिए चाकू से वार करने के लिए कूदी। मैंने फौरन टूटी हुई लकड़ी को उठाया और अपनी पूरी जान लगाते हुए उसे उनके सर पर दे मारा। वो जमीन पर जा गिरी और मैंने आओ देखा ना ताओ मैं उस किचन से बाहर भागी। मैंने बाहर से किचन का दरवाजा बंद कर दिया और घर के बाहर भागने लगी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी कि आंगन में कैरोलीन और उसके डैड खड़े थे। उनसे बचकर बाहर निकलना नामुमकिन था। मुझे जल्द से जल्द उन सब की आंखों से दूर होने की जरूरत थी, इसलिए मैं घर से ऊपर कमरे में आ गई। ये बहुत ही गंदा है, यहाँ बहुत अंधेरा भी है, लेकिन कम से कम ये जगह सुरक्षित है। मुझे एक पुराना ड्रॉर दिखा जो काफी बड़ा है, जिसमें मैं घुस गई हूँ और तब से वहीं हूँ। शुक्र है मेरा फोन अभी भी मेरे जेब में था। इसकी बैटरी बहुत ही कम है और यहाँ कोई सिग्नल नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानती कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, लेकिन कम से कम मैं ये कहानी तो बता पाई। शायद कभी किसी को ये मिलेगा और वो मेरी इस कहानी को देख पाएगा, या फिर ऐसा कभी नहीं होगा। आधी रात बीत चुकी है। मैं बहुत थक गई। मुझे बहुत भूख लगी है। दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं और कितनी देर ये सब सह पाऊंगी। अब तक कम से कम 1 घंटा हो गया है कि वो मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। शायद उन्हें लग रहा है कि मैं भागने में कामयाब हो गई, जो कि एक अच्छी बात है शायद, लेकिन मैं यहां से बिना उनकी नजरों में आए बाहर कैसे निकलूंगी। पिछली सर्दी मैं और मेरा भाई पहाड़ों में बने अपने अंकल के एक छोटे से केबिन में गए थे। उस जगह पर पहुंचने के लिए हमने गाड़ी में 3 घंटे का सफर किया। वो जगह इतनी सुनसान थी कि सबसे पास होटल भी 70 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम जवान थे और प्रकृति के पास रहना चाहते थे। मेरे भाई और मैंने स्की सीखी हुई है, इसलिए हम वहां पहुंचते ही मोटी सफेद बर्फ में स्कीइंग के लिए जाना चाहते थे। हमने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाया और गाड़ी से उतरे।
15-16 साल की उम्र का एक लड़का केबिन से भागते हुए बाहर आया। वो काफी छोटा लग रहा था। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। हालांकि उसकी आंखों में हमें नींद नजर आ रही थी, जैसे कि वो काफी थका हुआ हो। उसने हमारा सामान लिया और हमें अंदर ले गया। मेरे भाई और मैं केबिन के अंदर घुसे। वो जंगल में बना एक छोटा सा आम केबिन था। उसके लिविंग रूम में आग जलाने की एक जगह थी और कोने में लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था। यहां रात को ठंड काफी बढ़ जाती है, उस लड़के ने बहुत ही आराम से कहा। मेरे भाई ने उस लड़के से कहा कि हम स्कीइंग के लिए जा रहे हैं और वो पीछे से हमारे लिए रात का खाना बनाकर रखते। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। हमने स्कीइंग करने के लिए अपने कपड़े बदले, सामान उठाया और जंगल के बीच जाकर मजे करने लगे। किसी भी पेड़ पर पत्तियां नहीं लगी हुई थी। सुंदर सफेद बर्फ धूप पड़ने की वजह से चमक रही थी। हम धीरे चल रहे थे क्योंकि हवा काफी तेज थी। हम जंगल के आधे रास्ते तक आ गए जब बर्फ गिरने लगी। थोड़ी देर के लिए यहां रुक जाते हैं, फिर हम वापस चलेंगे, मैंने अपने भाई से कहा। उसने मेरी बात मान ली और हम अपना सारा सामान उठाकर बर्फ से ढके बड़े पेड़ तक जाने लगे। अचानक हमने एक आवाज सुनी जैसे कि कोई गुर्राया हो और इसलिए हम रुक गए। पेड़ के बगल में एक आदमी खड़ा था। वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था। बर्फ सीधा उसके मुंह पर गिर रही थी। हम सिर्फ उसकी लंबी गर्दन और नुकीले कंधे देख पा रहे थे। वो हिला नहीं। मैंने अपने भाई की तरफ देखा। हम दोनों को ही डर लग रहा था। वो आदमी कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहा था। मैंने अपने भाई को इशारा किया कि बिना उस आदमी को पता लगे हम चुपचाप पीछे होकर अपने केबिन में लौट जाते हैं। अभी हमने 3 कदम ही पीछे लिए थे कि मेरा पैर एक लकड़ी पर जा लगा। उसकी आवाज से उस आदमी का ध्यान हमारी तरफ पड़ा। उसकी आंखें किसी लोमड़ी की तरह चमक रही थी। उसके मुंह के आसपास खून लगा हुआ था और तब पहली बार मेरा ध्यान उसके दाएं हाथ की तरफ गया। उसके हाथ में मरा हुआ खरगोश था। उसका पेट फाड़कर खोला हुआ था और उसकी आंतड़ियां बाहर लटक रही थी। उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ मुंह पर लगा खून साफ किया और जोर से मुस्कुराने लगा। मैंने अपने भाई की चीख सुनी, स्टेफन भागो, अभी के अभी भागो, भागो। मैं भागने लगा। मेरा भाई मेरे पीछे था। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है या नहीं। हम हाँफते हुए अपने केबिन में वापस आ गए। हमने जोर से दरवाजा बंद किया और उसके दोनों लॉक लगा दिए। घर पर रह रहे लड़के को लगा कि कुछ तो गलत हुआ है, इसलिए वो किचन से बाहर आ गया और मैं चिल्लाया, पुलिस को बुलाओ अभी। क्यों, क्या हुआ सर? स्टेफन मेरा फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। मैंने अपना फोन भी चेक किया और मेरा भाई ठीक कह रहा था। यहाँ पर ज्यादा बर्फ होने की वजह से नेटवर्क नहीं आते सर, उस लड़के ने बहुत ही आराम से कहा। क्या हुआ, कुछ हुआ सर? उसने पूछा। मैं उसे बताने ही वाला था, लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे रोक दिया। उसे लगा कि वो लड़का डर जाएगा और हमें वहीं अकेला छोड़कर भाग जाएगा, इसलिए हमने उससे कहा कि हमें जंगल में एक जंगली जानवर की आवाज सुनी। उसके बाद वो आराम से वापस खाना बनाने चला गया। करीब आधे घंटे बाद जब हम शांत हो गए तो हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए हमने उस आदमी के बारे में सोचना बंद कर दिया और अपने अपने कमरे में फ्रेश होने चले गए। कुछ समय के बाद जब हम खाना खाने के लिए बाहर आए, अचानक लाइट चली गई। बाहर बहुत ही तेज बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तेज हवाओं की वजह से हम शीशे की खिड़की की फटफड़ाती हुई आवाज सुन सकते थे। हेलो, तुम कहाँ हो? क्या नाम था उसका? हमने उससे कभी उसका नाम पूछा ही नहीं। मैं और मेरा भाई उस लड़के को ढूंढ रहे थे जब अचानक हमने किसी के पैरों की आवाज सुनी। कोई हमारे केबिन के बाहर था। मेरा भाई और मैंने दाएं तरफ बनी बड़ी सी खिड़की की तरफ धीरे धीरे मुड़कर देखा और अचानक बिजली कड़की। उस आदमी को हमने जंगल में देखा था। वो हमारे लिविंग रूम की खिड़की पर खड़ा था। उसने अपना हाथ खिड़की पर लगाया हुआ था और वो अपना सर खिड़की से टिकाकर ठीक हमारी आंखों में देख रहा था। उसने अपना मुंह खोला और अपने खून से लथपथ जीभ से अपने होठों को चाटने लगा। उसकी आंखें एक बार भी नहीं झपकी और ना ही हिली। मेरी आवाज गले में ही अटक गई। मैं बर्फ की तरह जम गया था और तभी वो लड़का हमारे सामने ऐसे आया जैसे इस पूरे वक्त तक वो जानबूझकर छुपा हुआ था। क्या कोई परेशानी है सर? ये वही है। ये वही है जिसने हमें जंगल में देखा था। कौन ये? वो लड़का बहुत ही आराम से खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने अपना हाथ उस आदमी के हाथ के सामने लगाया जैसे उसे वो आदमी बहुत पसंद हो और फिर हमारी तरफ मुड़कर देखा। उस लड़के के चेहरे पर भी ठीक वैसे ही मुस्कान आ गई जैसे उस आदमी ने हमें पहली बार देखने पर दी थी। ये मेरे डैड हैं, इन्हें कुछ नहीं हुआ है। क्या? ये तुम्हारे? आपको इनसे डरने की जरूरत नहीं है। जब उनका पेट भर जाता है तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मैंने दीवार से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई, अपने भाई का हाथ पकड़ा और दरवाजा खोलकर गाड़ी की तरफ भागने लगा।
हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हमने पैरों में जूते पहने हुए हैं या नहीं, हमने ज्यादा गर्म कपड़े पहने थे या नहीं, हम बस अपने रात के कपड़ों में थे क्योंकि हम जीना चाहते थे। हमने पीछे से उस लड़के को हंसते और चिल्लाते हुए सुना, इन्हें कुछ नहीं हुआ है सर, इन्हें तो बस अपने खाने के लिए शिकार करना पसंद है। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम वापस सड़क पर आ गए। हमारा सारा सामान वहीं था, लेकिन अब यह वक्त नहीं था कि हम सामान के लिए वापस जाते। हम करीब 2 घंटे तक गाड़ी चलाते रहे, फिर जाकर हमें रात रुकने की कोई जगह मिली। बर्फीले तूफान ने गाड़ी चलाना मुश्किल कर दिया था, लेकिन हम उस पागल बाप बेटे के साथ रहने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। जैसे ही हम उस नए होटल में सुरक्षित पहुंच गए, हमने अपने अंकल को फोन किया और उन्हें इस लड़के और उसके पिता के बारे में बताया। मेरे अंकल ने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। इस जगह पर इन्होंने कभी भी केयर टेकर या बाहर का बंदा नहीं रखा था। उस केबिन की चाबी हमेशा घर के दरवाजे के आगे लगे पायदान के नीचे रखी पड़ती थी। जब मुझे एहसास हुआ कि हम एक पागल अजनबी के साथ रह रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फोन अपने भाई को दे दिया क्योंकि अब मैं उस रात के लिए कोई नई खबर जानने की स्थिति में नहीं था। उसने अंकल को जो कुछ भी हमारे साथ हुआ अच्छे से बताया और उस लड़के और उसके पिता के बारे में भी बताया। अगले दिन हमने पुलिस बुलाई और उनके साथ हम उस केबिन में वापस गए। वहां कोई नहीं था, हमारा सामान जा चुका था, शायद वो ही ले गए होंगे। हमारे पास ना तो पैसे थे और ना ही कपड़े, और वहां तक कि पैरों में पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। उस जगह को अच्छे से साफ कर दिया गया था। हमने अपने डैड को फोन किया और वो अगले दिन हमें नए होटल से लेने और बिल देने के लिए आए। मुझे आज भी यह हादसा बहुत ही अच्छे से याद है। भगवान जाने उस दिन हमारे साथ क्या होता अगर उन दोनों में से किसी के भी पास कोई हथियार होता तो। मैं तय कर लिया कि मैं जिंदगी में कभी भी किसी भी सुनसान केबिन में नहीं रहूंगा। हे गाइस, मेरा नाम रॉबर्ट है। शायद हर वो इंसान जो मुझे यहाँ जानता है उसे पता है कि मैं बस यहाँ का एक लोकल डॉक्टर हूँ, लेकिन पहले मैं एक बड़े शहर में काम किया करता था। जब सबको पता चला कि मैं एक बेहतर जगह में काम कर चुका हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं एक छोटे से गांव में वापस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ कमाई कम है और ज्यादातर दिन बहुत ही बोरिंग रहते हैं। मेरा जवाब बहुत ही आसान रहता है, मैं यहाँ शांति के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं यहाँ अपने परिवार के करीब रहने के लिए आया हूँ। मैं बस डर की वजह से यहाँ आया हूँ, उन लोगों का डर जिन्होंने मुझे बहुत ही बेरहम तरीके से मारने की कोशिश की थी। मैं नहीं चाहता कि उन्हें यह पता चले कि मैं अब भी जिंदा हूं और वो अपना काम पूरा करने आ जाएं। ये सब तब शुरू हुआ जब मैं बस एक नर्स की नौकरी किया करता था। मैंने हाल ही में यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन खत्म की थी और उन नए डॉक्टर्स में से था जो खुद को साबित करने के लिए एक मौके की तलाश कर रहे थे। इस लाइन में आए हर नए डॉक्टर का एक ही मकसद होता है कि वो एक बड़े ऑपरेशन में पेशेंट की जान बचाने की कोशिश कर सके, लेकिन ऐसा कुछ भी तब तक नहीं होता जब तक आपको अनुभव ना हो जाए। अभी इस टाइम तक मैं सिर्फ पेशेंट्स की दवाइयां देख रहा था या फिर क्रिटिकल पेशेंट्स की देखभाल कर रहा था। इसमें गलती होने का चांस नहीं था और मैं इस काम से खुश था। मैं जानता था कि एक बड़े डॉक्टर बनने के लिए यह पहला कदम है, इसलिए मैंने अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ किया था। आखिर किसी ना किसी को तो ये करना ही था। एक दिन मैं एक पेशेंट की देखभाल कर रहा था। मैं उसे देने के लिए उसकी दवाइयां चेक कर रहा था और मैंने देखा कि उसमें दवाई खत्म हो चुकी है, इसलिए मुझे स्टोर में जाकर और दवाई लानी पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने उस दवाई की एक छोटी बोतल उठा ली, लेकिन मैंने उस पर कुछ अजीब देखा। गलती से भी मुझसे कोई चूक ना हो जाए इसलिए मैंने उस बोतल पर एक्सपायरी देखी तो मुझे पता चला कि यह दवाई तो 5 साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैंने चेक करने के लिए कुछ और दवाइयों की बोतल्स उठाई और उन सब पर भी वही डेट लिखी हुई थी। वो सभी कई साल पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। ये जरूर ही गलती से हुआ है। मैं डायरेक्टर के कमरे में उन्हें इसके बारे में बताने गया। हो सकता है कि इन्वेंट्री में कोई गलती हुई हो। मैंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से बहुत ही रूखी आवाज आई। तुम्हें क्या चाहिए रॉबर्ट? ये सही वक्त नहीं है। डॉक्टर कोल, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दवाइयों की एक्सपायरी में कुछ झोल है। अभी नहीं बच्चे, मैं बहुत बिजी हूँ। और फिर वो आराम से वहां से निकल गए। मैं वहां से वापस जाकर किसी दूसरे डॉक्टर से इसके बारे में पूछने वाला ही था कि डॉक्टर कोल के बर्ताव ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। वो बहुत ही शांत और उसी के साथ साथ काफी जोशीले व्यक्ति थे। उसके अलावा अभी नहीं बच्चे, डॉक्टर हमेशा मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बर्ताव करते हैं और यहाँ तक कि कई बार तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उनका सबसे मनपसंद नर्स हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है? हो सकता है कि उन्हें वाकई कोई परेशानी हो और मैं उनकी मदद कर सकूं। बिना उन्हें पता चलने दिए मैंने पार्किंग लॉट तक उनका पीछा किया और फिर वहां से बाहर जाने वाले रास्ते तक। डॉक्टर कोल कुछ कदम और आगे बढ़े और एक अंधेरी जगह पर जा पहुंचे। वो जगह जो मैं जानता था, जहां सभी डॉक्टर्स ब्रेक के समय सिगरेट पिया करते थे, लेकिन उस वक्त बर्फ पड़ रही थी इसलिए कोई बाहर नहीं निकला।
जब वो वहां पहुंचे, कोई पहले से ही डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। एक बहुत ही लंबा, ताकतवर और इसका ज्यादातर शरीर इंतजार कर रहा था। जब डॉक्टर आए तो उस आदमी ने अपने सर से टोपी निकाली और अपनी शक्ल दिखाई। एस्टन, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम बहुत ही लेट आने लगे हो। क्या तुम नर्स के साथ बिजी रहते हो? वहां से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है जो। मुझे डर है कि वो मेरे ऊपर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्हें शक हो गया है। क्या तुम पैसे लाए हो? क्या तुम दवाइयां लाए हो? क्या मैंने कभी तुम्हें निराश किया है? जो, मैं इस आदमी को जानता हूं। मैंने हाल ही में इसे खबरों में देखा है। यह आदमी बहुत ही खतरनाक है और इस पर गिरफ्तारी का वारंट भी जारी है। इसका डॉक्टर कोल के साथ क्या काम हो सकता है? मैं अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने दवाई को देखा, मैं सब समझ गया। ए जो, मुझे आज एक और नर्स की शिकायत आई है। उसका ध्यान तुम्हारी दी गई दवाई पर चला गया है। तुम्हें इस काम को पहले से ज्यादा सीरियसली लेना होगा और तारीख पर ध्यान देना होगा। तुम जानते हो कि इस काम में कितना वक्त लग जाता है ना? तुम्हें ये करना ही होगा, वरना ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा, समझे? जब मैं कहूंगा तब खत्म होगा। क्या तुम समझ पा रहे हो? सर, देखिए, यहाँ एक छोटा सा बहुत ही उत्सुक जानवर है। अचानक मेरे पीछे से किसी नए आदमी की आवाज आई। मेरा खून जैसे जम सा गया हो और मेरे शरीर को लकवा मार गया हो। वो मेरे ही बारे में बात कर रहा था। दोनों आदमियों ने मेरी तरफ देखा और मैंने पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा। ओह, बहुत बढ़िया, इसे यहाँ लेकर आओ। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरे पीछे खड़े आदमी ने जोर से मेरे पेट पर लात मारी और मैं जमीन पर जा गिरा। वो आदमी मुझे बालों से पकड़कर जो तक ले गया और उसके पैरों पर मुझे गिरा दिया। रॉबर्ट, क्या तुम इसे जानते हो? ये नया नर्स है। इसमें बहुत एनर्जी है और ये बहुत सवाल पूछता है। मुझे यकीन है कि ये दुनिया को बचाना चाहता है। ओह, ये तो बहुत ही प्यारी बात है। तुम क्या सुन रहे थे? क्या तेज हवा तुम्हें यहाँ खींच लाई, प्यारी तितली? मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं तो बस यहाँ सिगरेट पीने आया था। लेकिन तुम्हें अपना सिगरेट का पैक नहीं मिल रहा होगा, है ना? मैंने तुम्हें बहुत देर तक बातें सुनते हुए देखा है। क्या वाकई? डॉक्टर, तो तुम्हें क्या लगता है हमें इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? मुझसे सवाल मत पूछो। माफिया खिलाड़ी तुम हो। तुम अपना काम बेहतर जानते हो। सही कहा। तुम जानते हो मैं ही हूं वो बुरा आदमी, है ना? प्लीज मुझे मत मारिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। बहुत बढ़िया, अब इससे सब कुछ बदल जाएगा। या तुमने सुना भी नहीं? इसने कहा कि ये किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये सुनकर तो हमारा दिन बन गया बॉस। जो, क्या तुम जल्दी कर सकते हो? अगर हम लेट हो गए तो लोग सवाल करने लगेंगे। वाह, लगता है डॉक्टर को तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो बच्चे। विनी, जाओ जाकर फावड़ा निकालो। आज हम एक स्नोमैन बनाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। बस मैं वहां उस आदमी को बर्फ में एक गड्ढा खोदते हुए देखता रहा और दूसरा आदमी जोर जोर से मेरे ऊपर अपने पैर से वार करता रहा। मैं रो रहा था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने देखा कि डॉक्टर कोल मेरी मदद ना करते हुए साइड पर खड़े सिगरेट पी रहे थे। उनकी नजरों ने मुझे कमजोर कर दिया। मैं बस इतना ही देख पाया। मैं दर्द में था, लेकिन जिस बात से मैं सबसे ज्यादा निराश हुआ था वो थी उनकी नजरअंदाजगी। कुछ ही मिनटों बाद मेरे शरीर पर इतने जख्म थे कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो माफिया इस बात को जानता था, इसलिए उसने अपने पैरों से ही मुझे इस गड्ढे में धक्का दे दिया। वो लोग हंसने लगे, मेरा मजाक बनाने लगे। मेरे शरीर पर लगातार बर्फ डाली जा रही थी। कुछ मिनटों बाद सब चले गए। मैंने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं हिल पा रहा था। मेरा शरीर दर्द भी कर रहा था और सुन भी पड़ गया था। मैं एक बर्फ की कब्र में कैद हो गया था और धीरे धीरे मैं मर रहा था। मैं अब और सांस नहीं ले पा रहा था और वो बर्फ मुझे ऐसी लग रही थी जैसे वो मुझे आग की तरह जला रही हो। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे कोई जरूरत नहीं थी एक्सपायरी दवाइयों की शिकायत करने की, ना ही मुझे डॉक्टर का पीछा करने की जरूरत थी। मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए था। आखिर मुझे सही के लिए खड़ा होने का क्या मिला? मेरे हिसाब से कोई भी ठीक नहीं कर रहा था। कोई भी मुझे बचाने नहीं आ रहा था। मैं बस बहुत दर्द में था। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और फिर अचानक मुझे तेज रोशनी का एहसास हुआ। क्या मैं मर चुका था? नहीं, वो तो सूरज की रोशनी थी। जब वो रोशनी ठीक मेरी आंखों के आगे आई, उससे मेरी आंखें बंद होने लगी और फिर मैंने सामने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो आदमी एक बेघर आदमी था जिसे हम हॉस्पिटल में रहने देते थे। क्या वो छुपा हुआ था? सब कुछ देख रहा था और मुझे बचाने का इंतजार कर रहा था। मैं खुद से और सवाल जवाब नहीं कर पाया। मैं बस बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुली, मैं एक हॉस्पिटल के कमरे में था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जब मैं उठा तो एक नर्स मेरे पास आई। उसने सादे कपड़े पहने हुए थे और तब जाकर मुझे पता चला कि ये वो हॉस्पिटल नहीं है जहां मैं काम करता हूँ। जिस आदमी ने मुझे बचाया था उसने उस नर्स को सब कुछ बता दिया।
उन दोनों ने सोचा कि जब डॉक्टर कोल उनसे मेरे बारे में पूछेंगे तो वो उन्हें झूठ बोल देंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। उसने मेरे बारे में कभी पूछा ही नहीं, जैसे मैं कभी था ही नहीं। जब मैं ठीक हुआ तो एक शांत जिंदगी जीने के लिए अपने गांव वापस चला गया। एक दिन शायद मैं डॉक्टर कोल के सारे राज खोल दूंगा, और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे इसके लिए जज किया जाएगा और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अभी अभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। मैं मरना नहीं चाहता।